गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन न्यूट्रिएंट्स एबिलिटी। इसका शाब्दिक अर्थ यह है छात्रों जो है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे पौधों पर जो है इसका कितना ज़्यादा जो है एक दुष्परिणाम होता है कि जिसके द्वारा पौधों का विकास जो है रुक जाता है, जड़ों का विकास रुक जाता है और जो है उत्पादन ना के बराबर होता है। जो आपके पीएच के असंतुलन होने पर आपकी मिट्टी की दशा जब बिगड़ती है तो कहाँ कहाँ पर प्रभाव जो है, किन किन चीज़ों पर प्रभाव देता है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जो है अध्ययन करने चल रहे हैं छात्रों। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता पीएच का प्रभाव क्या है, आज हम इसी के विषय में अध्ययन करने चल रहे हैं छात्रों। जो है कि पीएच किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का माप है। यह 0 से 14 तक की एक पैमाना जिसमें 7 तटस्थ होता है और 7 से कम पीएच वाले पदार्थ अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक पीएच वाले पदार्थ क्षारीय होते हैं छात्रों। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी मिट्टी का पीएच जिसका स्केल जो है 0 से 14 तक जो है एक तरीके से माप करने का एक स्केल होता है छात्रों, जिससे हम अपनी मिट्टी का पीएच की गणना करते हैं, जांच करते हैं कि हमारे मिट्टी का पीएच कितना है जो है, और उस समय जो है हमारे मिट्टी की दशा क्या है कि हम उस मिट्टी में किसी फसल का जो है सोइंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो आप जब अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएंगे छात्रों जो है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी पीएच का संतुलन क्या है, पीएच माप आपका क्या है, और अगर यह घटता और बढ़ता है तो इसमें पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह हमारे जो है पीएच जो है परीक्षण कराने पर ही हमें पता चलता है छात्रों जो है। फिर उसके बाद मिट्टी का पीएच का जो महत्व है उसे हम बतला रहे हैं आप लोगों को छात्रों जो है कि मिट्टी का पीएच पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता को सीधे प्रभावित करता है। फिर विभिन्न पोषक तत्वों की विभिन्न पीएच स्तरों पर अधिक या कम घुलनशील होते हैं कि वे मिट्टी के घोल में अलग अलग मात्रा में मौजूद होंगे, जो पौधों द्वारा उनके अवशोषण को भी जो है प्रभावित करता है। मतलब इसका अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि अगर आपके पीएच का संतुलन अगर बिगड़ा हुआ है छात्रों जो है, तो वहाँ पे आपकी मिट्टी का जो दशा है वह पीएच जो है कम होने पर जो है वो पौधों की विकास पर प्रभाव पड़ता है और उनके पोषक तत्व सही तरीके से पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, जिससे पौधों में जो है कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे वह पौधा या वह फसल नष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद पीएच कैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद अम्लीय मिट्टी जो पीएच मान उसका 7 से कम होता है, उस दशा में हमारे मिट्टी का क्या जो है एक तरीके से परिस्थित होता है या स्थित होती है कि अम्लीय मिट्टी में एल्युमिनियम और मैग्नीज जैसे तत्व घुलनशील हो जाते हैं, जो पौधों के लिए विषैले हो सकते हैं। ठीक है,
अगर आपके अम्लीय मिट्टी में एल्युमिनियम की मात्रा और मैग्नीज की मात्रा तत्व अगर घुलनशील हो जाते हैं, जो आपके पौधों के लिए जो है एक विषाक्त चीजें जो है आपका पौधा अवशोषित करता है, जिससे आपके पौधों में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, कीड़े मकोड़े प्रकोप होते हैं और वह धीरे धीरे पौधा नष्ट हो जाता है। तो फिर उसके बाद फास्फोरस, कैल्शियम और मोलिब्डेनम, ठीक है, जैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता जो है कम हो जाती है, जिससे हमारी अम्लीय मिट्टी की दशा एक तरीके से असंतुलित हो जाती है और हमारे जो अम्लीय मिट्टी में जो भी फसल का जो है हम बुआई करते हैं, तो वहाँ पे उस मिट्टी में जो है ऐसे विषाक्त पदार्थ तैयार होते हैं, जिससे पौधे पानी के माध्यम से जब पोषक तत्वों के जो है स्रोत से पौधा उसे अवशोषित करता है, तो ये आप समझिए कि उसके क्या कहते हैं पौधों के विकास, जड़ और उसके उत्पादन पे बहुत ही बुरा जो है प्रभाव डालते रहते हैं, जिससे आपकी मिट्टी का दशा तो बिगड़ता ही है और उस मिट्टी में जो है आप अन्य फसलों को उगाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है हमारे कृषि वैज्ञानिक जो है किसानों को जागरूक करते हैं कि आप लोग अपनी जो भी फसल आप लेने जा रहे हैं, ऋतु के अनुसार जो है आप वहाँ पे अपनी मिट्टी का मृदा परीक्षण जो है जांच कराकर तब आप जो है अपनी मिट्टी में जो है किसी फसल की बुआई करिए, जिससे आपको यह पता चल जाए कि हमारे मिट्टी में किस प्रकार की जो है मृदा का जो है पदार्थों का या खनिज पदार्थों का, पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है और उसे हमें किस तरीके संतुलन बनाना है। वो आपके कृषि वैज्ञानिक जो है बहुत अच्छे तरीके से जानकारी आपको प्रदान करेंगे और उस चीज को आप अपनी मिट्टी में प्रयोग करेंगे, जिससे आपको अच्छी जो है फसल का उत्पादन मिल सके छात्र जो है। फिर उसके बाद लोहा और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक घुलनशील हो सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ये भी पौधों के लिए जो है हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि अगर इनकी मात्रा अगर आपके मिट्टी में बढ़ती है तो आपकी मिट्टी जो है धीरे धीरे जो है क्षारीय और अम्लीय हो जाएगी और आगे चलकर वह मिट्टी धीरे धीरे जब सोडियम की मात्रा उस मिट्टी में बढ़ेगा जो है, तो वहाँ पे आपकी मिट्टी ऊसर होती चली जाएगी और आगामी जो है आप फसल उसमें लेना असंभव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्षारीय मिट्टी आती है छात्र जो है, तो पीएच 7 से अधिक होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि क्षारीय मिट्टी में लोहा, जिंक, मैग्नीज और कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व अघुलनशील हो जाते हैं, जिससे उनकी उपलब्धता कम हो जाती है और फास्फोरस भी जो है अघुलनशील हो सकता है और बोरान की उपलब्धता भी जो है कम हो सकती है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर वहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ रही है, अगर आपका पीएच वहाँ पे 7 से अधिक है छात्र जो है, तो वहाँ पे आप फसल को अच्छे तरीके से विकास नहीं कर सकते हैं और अच्छी आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद महत्व आता है छात्र जो है कि पीएच का क्या महत्व है आपकी फसल पर जो है, तो वहाँ पे पौधों का विकास अगर सही पीएच स्तर पर है तो पौधों का सभी आवश्यक पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और विकास बेहतर होता जाता है। फिर उसके बाद फसल उत्पादन आपका आता है, तो उचित पीएच स्तर पर फसलें अधिक उत्पादित होते हैं और बीमारियों के लिए प्रति कम संवेदनशील होते हैं। अगर आपका फसल उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है, पीएच स्तर बिगड़ा हुआ है या उसका संतुलन सही नहीं है, तो वहाँ पे आपका उत्पादन पर भी जो है प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद मिट्टी की गुणवत्ता आती है छात्रों जो है, तो पीएच को अनियंत्रित मतलब नियंत्रित करके हम मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं
और इसे लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रख सकते हैं। उसमें कई ऐसे जो है पदार्थ आते हैं या रासायनिक चीज़ें आती हैं जो आप अपनी मिट्टी में प्रयोग करने के बाद जो है आप अपनी मिट्टी की दशा का सुधार कर सकती हैं। फिर उसके बाद पीएच को कैसे आप नियंत्रित किया जा सकता है जो है, अम्लीय मिट्टी के लिए चूना या डोलोमाइट चूना मिलाकर मिट्टी के पीएच को जो है बढ़ाया जा सकता है, जिससे आपकी मिट्टी की दशा सुधर सकती है। फिर क्षारीय मिट्टी के लिए सल्फर तथा एल्युमिनियम सल्फेट मिलाकर मिट्टी का पीएच घटाया जा सकता है, जिससे आपकी मिट्टी जो है अच्छे तरीके से फसल उगाने लायक हो जाएगी जो है। फिर मिट्टी का पीएच पौधों के पोषण और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, जो विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग पीएच स्तर पर जो है उपयुक्त होते रहते हैं, और वहाँ पे पीएच का स्तर जो है एक अपनी फसल के अनुसार अलग अलग तरीके के जो है वो 0 से 14 जो है आपके स्केल पॉइंट पे जो है आपका अलग अलग पीएच स्तर दर्शाता रहता है। फिर उसके बाद फसल लगाने से पहले मिट्टी का पीएच जांचना और आवश्यकता अनुसार उसे समायोजित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है छात्रों जो है। जो आपकी फसल लगाने से पहले मिट्टी का पीएच जांचना और आवश्यकता अनुसार उसे समायोजित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय, आपके क्षेत्र का कृषि विश्वविद्यालय आपके मिट्टी की परीक्षण और पीएच सुधार के बारे में विस्तृत जानकारी जो है प्रदान कर सकता है, जो आपके विश्वविद्यालय द्वारा जो है आपके मिट्टी की जब आप परीक्षण कराएंगे जो है तो वहाँ पे आपको सही जानकारी मिल सकती है कि हमारे मिट्टी का पीएच की दशा क्या है, आपको वहीं से पता चल सकता है जब आप वहाँ पे अपनी मिट्टी का परीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद कृषि विभाग आता है। स्थानीय कृषि विभाग भी आपको उपयोगी सलाह दे सकता है, और तत्व प्रबंधन का मूल सिद्धांत आप किस तरीके करेंगे उसे हम आपको बतला रहे हैं छात्रों जो है कि मृदा उर्वरता का संतुलन इस प्रकार किया जाए कि फसल की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जो है उपलब्ध होते रहे, जिससे आप अपने मूल तत्व का प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सके। फिर उसके बाद जिससे अधिक उपज मिल सके और मृदा स्वास्थ्य सुरक्षित बना रहे, इसके लिए आवश्यकता अनुसार अकार्बनिक एवं कार्बनिक स्रोतों से फसल को सभी तत्वों का निश्चित अनुपात में ग्रहण करना जो है आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक तत्व का पौधों के अंदर अलग अलग कार्य एवं महत्व हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण होते रहते हैं। आप भी छात्रों अच्छे तरीके से समझते हैं जो है कि किसी भी पौधे का अगर पोषक तत्व की आवश्यकता है तो वहाँ पे पौधा अपने कार्य और क्रियाशील पर जो है अपनी अवस्थाओं के अनुसार उसे पानी के माध्यम से उसे उस पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं और अपने संतुलन को बनाकर अपनी पौधों का विकास, उनके जड़ों का विकास और अच्छा उत्पादन जो है कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोई एक तत्व जो है आपके दूसरे तत्व के जो है हमेशा पूरक नहीं पाया जाता है। यह संतुलन बिगड़ने पर उत्पादन सीधे आपको जो है प्रभावित करता है। अगर आपका जो है संतुलन आपके पोषक तत्व का या पीएच का बिगड़ता है छात्रों जो है तो वहां पे उत्पादन पर ही आपका बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के घटक जो हैं जिससे आपकी मिट्टी का पीएच की जो है मात्रा का संतुलन कैसे बना रहे, तो वहां पे जैविक खाद, उर्वरक फसल, अवशेष जीवाणु खाद, रासायनिक खादें जो है प्रयोग करके आप अपनी मिट्टी का पीएच का संतुलन एक तरीके से सही कर सकते हैं और वहां पे मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ा सकते हैं। फिर कृषि में एकीकृत तत्व प्रबंधन पर लाभ किस तरीके आप प्राप्त कर सकते हैं उसे हम बतला रहे हैं कि अधिकतम पैदावार प्राप्त करना, पोषक तत्वों को बर्बादी से बचाना, विषैलापन तथा प्रतिक्रियाओं से बचाना, किसी एक तत्व की अधिकता भी जो है विषैलापन
पैदा करती हैं और मृदा की उत्पादकता एवं स्वास्थ्य को जो है बनाए रखती हैं। फिर आता है कि गुणात्मक उत्पादन वातावरण की विपरीत परिस्थितियों से बचाव, कीड़े मकोड़ों के प्रभाव से प्राकृतिक तौर पर जो है कम करना जो है उनका प्रारंभ रहता है जो है क्रियाशीलता। फिर उसके बाद लाभ लागत के अनुपात में हमेशा वृद्धि होती रहती है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन हेतु कुछ सुझाव भी चलते रहते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों एवं जैविक खादों का जो है प्रयोग किया जाता रहता है, जिससे जो है पीएच जो है आपका संतुलित बना रहे और वहाँ पे पोषक तत्वों के संतुलन में कभी जो है एक तरीके से उनकी दशा बिगड़े ना, और वहाँ पे फसल जो है अच्छा उत्पादन जो है आपको प्रदान करे। फिर मृदा परीक्षण के आधार पर ही आप उर्वरकों और जैविक खादों का प्रयोग करें अपनी फसलों में। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग आवश्यक करें। धान व गेहूं के फसल चक्र में ढैंचे की हरी खाद का प्रयोग करें। फसल चक्र में परिवर्तन भी करते रहें। आवश्यकता अनुसार उपलब्ध के आधार पर गोबर तथा कूड़ा करकट का प्रयोग कर कंपोस्ट खाद बनाकर आप अपनी मिट्टी में उसे अच्छे तरीके से मिलाकर आप उस मिट्टी की दशा को अच्छे तरीके से संतुलित कर सकते हैं और उसकी दशा को सुधार सकते हैं, जिससे आप उस मिट्टी में जो है फसल अच्छे तरीके से आप उगा सकें और अच्छी उत्पादन आप प्राप्त कर सके जो है। फिर उसके बाद खेत में फसल अवशिष्ट जैविक पदार्थों को मिट्टी में मिला दिया जाए। विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों तथा नत्रजनिक संश्लेषित फास्फेट को घुलनशील बनाने वाले बैक्टीरियल, एल्गन तथा फंगल बायोफर्टिलाइजर का प्रयोग करके आप कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक उर्वरकों का संतुलन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप जो है अगर आपके मिट्टी के पीएच जो है घट और बढ़ रहा है छात्रों जो है, तो वहाँ पे आप जो है जैविक खादों का प्रयोग करिए। कार्बन की मात्रा को आप बढ़ाएंगे जो है, जिससे आपकी मिट्टी के पीएच में कभी कम और अधिक नहीं होगा, वहाँ पे एक संतुलन पे जो है बना रहेगा और आपकी फसल का उत्पादन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।